व्यक्ति तुम सिर्फ इसीलिए दिखाई पड़ रहे हो कि तुम्हें समष्टि का कोई पता नहीं, लेकिन जहां भी व्यक्ति है वहां समष्टि से जुड़ा है। व्यक्ति हो ही नहीं सकता समष्टि के बिना। तुम हो इसलिए कि और सब हैं। वो जो वृक्ष दरवाजे पर खड़ा है वो भी तुम्हारे होने में भागीदार है। लाओत्से ने कहा है अपने एक शिष्य को, जो सामने के वृक्ष से कुछ पत्ते तोड़ने भेजा है उसे किसी ने, वो पूरी शाखा तोड़ के लिए जा रहा है, तो लाओत्से उसे रोकता है और कहता है तुझे पता नहीं पागल कि ये वृक्ष अधूरा हुआ तो तू भी कुछ कम हुआ। ये यहां सामने खड़ा था पूरा का पूरा, तो हम कुछ और अर्थों में हरे थे। आज इसका घाव हमारे भीतर भी घाव बन गया। हम इतने अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हैं। हमने पृथ्वी पे से वृक्ष काट डाले। लाओत्से तो एक शाखा के तोड़ने पे ये कह रहा था, हमने सारे वृक्ष काट डाले, सारे जंगल गिरा दिए। अब हमको पता चल रहा है कि गलती हो गई। जंगल हमने काटे इसलिए कि हमने सोचा जंगल मनुष्य का दुश्मन, क्योंकि जंगल में मनुष्य को डर था, जंगली जानवर थे, भय था, घबराहट थी। जंगल काट काट के हमने जमीन साफ करके अपने नगर बसा लिए। हम ये भूल ही गए कि हमारे नगरों में जो पानी गिरता था वो जंगल के बिना नहीं गिरेगा, कि हमारे नगरों पर जो हवाएं बहती थी वो जंगल के बिना नहीं बहेंगी, कि हमारे नगरों पर जो शीतलता छा जाती थी वो बिना जंगलों के नहीं छाएगी, कि हम जंगल सब काट डालेंगे तो नगर हमारे सब उजड़ जाएंगे। अब आज सारे यूरोप में मूवमेंट, आंदोलन है, और वो आंदोलन इसलिए है कि वृक्ष अब न काटे जाएं। एक पत्ता भी काटना सख्त जुर्म है, क्योंकि आदमी गिर जाएगा अगर वृक्ष गिर गए। पर लाओत्से 2500 साल पहले एक डाल के टूटने पर कहता है कि तुझे पता नहीं पागल, हम कुछ कम हो गए। वो वृक्ष हमारा हिस्सा था, हमारे अस्तित्व का। जैसे कि एक तस्वीर में से, एक पेंटिंग में से किसी ने एक कोने में एक वृक्ष को अलग कर लिया हो, तो तस्वीर वही नहीं रह जाती, तस्वीर कुछ और हो जाती। एक छोटा सा ब्रुश, रंग की एक छोटी सी रेखा एक तस्वीर को पूरा बदल देती। जरा सा इशारा, अगर हमने जरा सा एक वृक्ष एक पेंटिंग में से निकाल लिया तो पेंटिंग वही नहीं रह जाती, क्योंकि टोटल उसका समग्र रूप और हो जाता है, सारा संबंध बदल जाता है। आकाश के और झोपड़े के बीच में जो वृक्ष खड़ा था वो अब नहीं है। अब आकाश और झोपड़े निपट नंगे होकर खड़े हो जाते। हमने काट डाले वृक्ष। हमने सोचा कि हम आदमी के रहने के लिए अच्छी जगह बना लेंगे। हमने जानवर मिटा डाले। हमने कुछ जानवरों की जातियां बिल्कुल समाप्त कर दी। अब इकोलॉजी से जो मूवमेंट चलता है, इकोलॉजी कहलाता है, उसका कहना है कि हमने जो जो चीज कमी कर ली है उस सब का परिणाम आदमी को भोगना पड़ रहा है। जंगल में जो पक्षी गीत गाते हैं वे भी हमारे हिस्से हैं, और जिस दिन जंगल में कोई पक्षी गीत नहीं गाएगा उस दिन हम प्रकृति का जो संगीत है उसमें एक व्याघात उत्पन्न कर रहे हैं। उस व्याघात के बाद हमारे चित्त उतने शांत न रह जाएंगे जितने उस संगीत के साथ थे। पर हमें ख्याल नहीं आता, क्योंकि बड़ा है आदमी, बहुत छोटे अपने घर में अपने कोने में जीता है। उसे पता नहीं कि आकाश में बादल चलते हैं अब या नहीं चलते, वृक्षों पर फूल आते हैं कि नहीं आते, वसंत में पक्षी गीत गाते हैं कि नहीं गाते। पिछले 3 वर्ष पहले इंग्लैंड में एक किताब छपी, द साइलेंट स्प्रिंग, मौन वसंत। पिछले 3 वर्ष पहले इंग्लैंड के वसंत में अचानक हैरानी का फर्क आ गया। लाखों पक्षी अचानक वसंत के मौसम में वृक्षों से गिरे और मर गए। लाखों, ढेर लग गए रास्तों पर पक्षियों के। पूरा वसंत मौन हो गया। और बड़ी मुश्किल हुई कि क्या हुई, क्या बात हो गई। रेडिएशन पर इंग्लैंड में जो प्रयोग चलते थे और एटॉमिक एनर्जी के जो प्रयोग चलते थे उनकी कुछ भूल चूक से वैसा हुआ। लेकिन इंग्लैंड उस वसंत के बाद फीका हो गया। अब इंग्लैंड में वैसा वसंत नहीं आएगा कभी। गाने वाले पक्षियों का बड़ा हिस्सा एकदम समाप्त हो गया, उसको रिप्लेस करना मुश्किल है।
लेकिन अगर वैसा वसंत ना आएगा तो हम सोचेंगे क्या हमें फर्क पड़ता है, हमारी दुकान में क्या फर्क पड़ेगा, हमारे दफ्तर में क्या फर्क पड़ेगा। नहीं पक्षी गाएंगे। काश जिंदगी इतनी अलग अलग होती, इतनी अलग अलग नहीं है। वहां सब संयुक्त है, सब जोड़ा है। अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी अगर कोई तारा नष्ट हो जाता है तो इस पृथ्वी पे कुछ कमी हो जाती है। अगर कल चांद मिट जाए तो इस पृथ्वी पे फर्क हो जाएगा। आपके सागर में लहरें न उठेंगी। आपकी स्त्रियों का मासिक धर्म अव्यवस्थित हो जाएगा, वो 28 दिन में नहीं आएगा। फिर वो चांद की वजह से 28 दिन में आता है। सब कुछ और हो जाएगा। एक छोटा सा अंतर और सारी चीजों की स्थिति बदल जाती है। लाओस से कहता था कि चीजें जैसी हैं उन्हें वैसा रहने दो, स्वीकार करो, वो साथी हैं। विपरीत को भी मत हटाओ। जो बिल्कुल दुश्मन मालूम पड़ता है उसे भी बसा रहने दो, उसे भी बसा रहने दो, क्योंकि प्रकृति का जाल गहन है, रहस्यपूर्ण है। भीतर सब चीजें जुड़ी हैं। तुम्हें पता नहीं तुम एक हटा के क्या उपद्रव कर लोगे। अब जब इकोलॉजी की चर्चा सारी दुनिया में चलनी शुरू हुई है और समझ बढ़ी है आदमी की, तो ऐसा पता चलना शुरू हुआ है कि हम कितनी तरह से जुड़े हुए हैं। कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कहना कि हम कितनी तरह से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम जंगलों को काट डालते हैं, वृक्षों को हटा लेते हैं, तो वृक्ष जो हमारे लिए जीवन का तत्व इकट्ठा करते हैं वो विलीन हो जाता है। वृक्ष सूरज की किरणों को रूपांतरित करते हैं, उसको इस योग्य बनाते हैं कि वो हमारे शरीर में जाके पच जाए। सीधी सूरज की किरण हमारे शरीर में नहीं पच पाएगी। वृक्षों से पी के ट्रांसफॉर्म करते हैं और हमारे भोजन के योग्य बनाते हैं। वृक्ष जमीन से मिट्टी को खींचते हैं और भोजन निर्मित कर देते हैं। आप कभी सोचते भी नहीं कि सब्जी आप खा रहे हैं, वो जिन वृक्षों ने उसे निर्मित किया है, अगर वो निर्मित न करते तो नीचे सिर्फ मिट्टी का ढेर होता। वो मिट्टी का ढेर सब्जी बन गई, वो सब्जी बन के आपके पचने के योग्य हो गई। आप पूरे 24 घंटे अपने श्वास को बाहर फेंक रहे हैं और ऑक्सीजन को पचा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। वृक्ष सारी कार्बन डाइऑक्साइड को पी के ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। अगर पृथ्वी पे वृक्ष कम हो जाएंगे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन कम होती जाएगी रोज रोज। एक दिन आप पाएंगे जीवन शांत हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष कट गए। लाओसे को तो पता भी नहीं था ऑक्सीजन का, लाओसे को पता भी नहीं था कि वृक्ष क्या कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि चीजें सब जुड़ी हैं, तुम अकेले नहीं हो, और जरा भी तुमने हेर फेर किया तो तुम में भी हेर फेर हो जाएगा। एक इंटीग्रेटेड एग्जिस्टेंस है, एक संयुक्त अस्तित्व है। उसमें अनस्तित्व भी जुड़ा है, उसमें मृत्यु भी जुड़ी है, उसमें बीमारी भी जुड़ी है, उसमें सब संयुक्त है। लाओस से कहता है कि इन सब के बीच अगर सहयोग की धारणा हो, विजय की नहीं, साथ की, संग होने की, एकात्म की, तो जीवन में एक संगीत पैदा होता है। वही संगीत ताओ है, वही संगीत धर्म है, वही संगीत रित है। लगता है ऐसा कि इकोलॉजी की समझ हमारी जितनी बढ़ेगी, लाओसे के बाबत हमारी जानकारी गहरी होगी, क्योंकि जितना हमें पता चलेगा चीजें जुड़ी हैं, उतना ही हमें बदलाहट करने की जल्दी छोड़नी पड़ेगी। अब अभी मैं देख रहा था कि सिर्फ 60 वर्षों में, आने वाले 60 वर्षों में, जिस मात्रा में हम समुद्र के पानी पर तेल फेंक रहे हैं, 1000 तरह से, फैक्ट्रियों के जरिए, जहाजों के जरिए, जिस मात्रा में हम समुद्र के सतह पर तेल फेंक रहे हैं, 60 वर्ष अगर इसी तरह जारी रहा तो किसी युद्ध की जरूरत ना होगी। सिर्फ वो तेल समुद्र के पानी पर फैल के हमें मृत कर देगा, क्योंकि समुद्र का पानी सूर्य की किरणों को लेकर कुछ जीवन तत्व पैदा करता है, जिनके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। वो नवीनतम खोज है। और जब समुद्र की सतह पर तेल की परत हो जाती तो वो तत्व पैदा होना बंद हो जाता है।
अब हम साबुन की जगह डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग कर रहे हैं। अभी इकोलॉजी की खोज कहती है कि सिर्फ 50 साल अगर हमने साबुन की जगह धुलाई के नए जो पाउडर हैं उनका उपयोग किया तो किसी महायुद्ध की जरूरत नहीं होगी, आदमी उनका उपयोग करके ही मर जाएगा। साबुन जब आप कपड़े को धोते हैं तो मिट्टी में जाके 15 दिन में रीएब्जॉर्ब हो जाती, 15 दिन में साबुन फिर प्रकृति में विलीन हो जाती। लेकिन डिटर्जेंट पाउडर को विलीन होने में 150 वर्ष लगते। 150 वर्ष तक वो मिट्टी में वैसा ही पड़ा रहेगा, विलीन नहीं हो सकता। और 15 वर्ष के बाद वो पॉइजनस होना शुरू हो जाएगा और 150 वर्ष तक वो नष्ट नहीं हो सकता। उसका मतलब हुआ कि 135 वर्ष तक वो जहर की तरह मिट्टी में पड़ा रहेगा। और सारी दुनिया जिस मात्रा में उसका उपयोग कर रही, वैज्ञानिक कहते हैं 50 साल और पूरी की पूरी पृथ्वी पर जो भी पैदा होता है वो सब विषाक्त हो जाएगा। आप पानी पिएंगे तो जहर पिएंगे और आप सब्जी काटेंगे तो जहर काटेंगे। लेकिन इसकी हमें समझ नहीं होती कि चीजें किस तरह जुड़ी हैं। साबुन महंगी पड़ती है, डिटर्जेंट पाउडर सस्ता पड़ता है, ठीक है, बात खत्म हो गई। सस्ता पड़ता है इसलिए हम उसका उपयोग कर लेते। जो भी हम कर रहे हैं वो संयुक्त है और जरा सा इंच भर का फर्क बहुत बड़े फर्क लाएगा। लाओस से किसी भी फर्क के पक्ष में नहीं था। लाओस से कहता था जीवन जैसा है स्वीकार करो, विपरीत को भी स्वीकार करो, उसका भी कोई रहस्य होगा। मौत आती है उसे भी आलिंगन कर लो, उसका भी कोई रहस्य होगा। तुम लड़ो ही मत, तुम झुक जाओ, ईल्ड करो, तुम चरण पर पड़ जाओ जीवन के, तुम समर्पित हो जाओ, तुम संघर्ष में मत पड़ो। और लाओस से कहता था अगर तुम समर्पण में पड़ जाओ तो तुम्हारे जीवन में चिंता का लेस मात्र भी पैदा नहीं होता है। समर्पित मन को कैसी चिंता? जिसने प्रकृति से शत्रुता नहीं पाली उसको कैसी चिंता? जो लड़ने ही नहीं जा रहा उसे हारने का डर कैसा? उसकी विजय सुनिश्चित है, हार ही उसकी विजय है। लाओस से सरेंडरिंग के लिए, समर्पण के लिए ये सारे सूत्र कह रहा है। अंतिम सूत्र वो कहता है और पूर्व गमन एवं अनुगमन से ही क्रम के भाव की उत्पत्ति होती है। जो पहले चला गया और जो पीछे